हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे डरते हैं, लेकिन आज के बाद ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है ईटीएस। बात करें हम ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पायरेशन प्लांट का एक टॉपिक है। इसे ये आता है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंतर्गत। बात करें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ये होता क्या है। वास्तव में इस सिस्टम में नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? हमने रेस्पायरेशन प्लांट में पढ़ रखा है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, लिंक रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, इन सारे स्टेप्स में हमें मिलते हैं NADH प्लस H प्लस और FADH2। तो हम करते क्या है, NADH प्लस H प्लस और FADH2 से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को जो है इस सिस्टम में ट्रेवल कराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को बार बार जो है लिया जाता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों को लेने को बोलते हैं क्या, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से यहाँ बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्टीमेट एम हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है एटीपी का फॉर्मेशन करना। किससे? NADH प्लस H प्लस से और FADH2 से। अब ये NADH प्लस H प्लस और FADH2 से इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल लेंगे, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है NADH H प्लस और FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उनके H को निकाल रहे हैं, मतलब उनका हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी बन रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो in the case of ETS, formation of ATP is due to oxidation of NADH plus H plus and FADH2, so this is also called oxidative phosphorylation। इस पूरे प्रोसेस में बार बार इलेक्ट्रॉनों को, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस। और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो जो है अल्टीमेटली काम में आती है एटीपी बनाने के। कैसे, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। वहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इसमें पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कहां पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम occur at inner membrane of mitochondria। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, NADH प्लस H प्लस और FADH2, इन दोनों का हम करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी कि इनसे हम इलेक्ट्रॉन और H प्लस को रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को या H प्लस को यहाँ पे रिमूव करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन H प्लस के रिमूवल की बात, जो इलेक्ट्रॉन H प्लस होते हैं इनको अल्टीमेटली कोई रिसीव करता है। आपने पढ़ रखा है सेलुलर रेस्पायरेशन में जो है ऑक्सीजन का यूज होता है। तो कहां पे यूज होता है? ETS में यूज होता है। ETS इन इलेक्ट्रॉनों को H के फॉर्म में ले लेता है, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को H के फॉर्म में ले लेता है इलेक्ट्रॉनों को, और जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फाइनल, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार जो है इलेक्ट्रॉनों को लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स of ETS
एनर्जी रिलीज्ड। और यहाँ पे चूंकि बार बार जो है इलेक्ट्रॉनों को लेके लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस कौन सी चल रही है, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रॉनों को फाइनली रिसीव करता है ऑक्सीजन। जब में पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को H के फॉर्म में लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में। H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट है वाटर। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि एटीएस कहाँ चलती है, तो एटीएस चलती है एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें NADH प्लस H प्लस और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। NADH प्लस H प्लस और FADH2 कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में आए थे, 2 NADH प्लस H प्लस, और FADH2 का फॉर्मेशन क्रेब साइकिल में हुआ था। लिंक रिएक्शन में 2 NADH प्लस H प्लस मिले थे, और क्रेब साइकिल में बताया था मैंने आप लोगों को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से पहले बना था NADH प्लस H प्लस। तो कुल मिला के जो भी NADH प्लस H प्लस हमको मिले हैं, जो भी FADH2 मिले हैं, इनका ऑक्सीडेशन करके हम यहाँ पे ATP बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। हम पहले उन कॉम्प्लेक्स के नाम को याद रखेंगे, याद करेंगे, रटेंगे उनको, उसके बाद आगे की चीजें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 1, इसे बोलते हैं हम लोग FMN NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। नाम से समझ में आ रहा है कि ये NADH से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, NADH से H को रिमूव कर देगा, इसलिए इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है इसे बोलते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या इसे हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्रेब साइकिल में भी काम कर रहा था, और क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम तो होते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एक ये एंजाइम ऐसा है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 पे होता है साइटोक्रोम B2C1। कॉम्प्लेक्स 4 पे होता है साइटोक्रोम AA3 एंड 2 कॉपर सेंटर। और नई वाली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि पहले होता है कॉपर सेंटर A, फिर लास्ट में होता है कॉपर सेंटर B, और बीच में होते हैं साइटोक्रोम AA3। और इसका एक और नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। बात करें हम कॉम्प्लेक्स 5 की, तो कॉम्प्लेक्स 5 होता है F0 F1 पार्टिकल, जिसमें F0 एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह से काम करता है। कैसे करता है इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और F1 जो होता है ये काम करता है एज ए ATP सिंथेज एंजाइम, मतलब यहाँ पे ATP को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम है, ATP सिंथेज एंजाइम।
तो पहले हमें सिंपली इन कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखने हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स 1 FMN NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B2C1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम AA3N2 कॉपर सेंटर also called cytochrome C oxidase, कॉम्प्लेक्स 5 F0F1 पार्टिकल ATP सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमें ये पहले कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखने हैं। आप एक दो बार ये कॉम्प्लेक्स के नाम रटेंगे या फिर लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, रटना ही तो है इनको। आगे हम बात करें तो अब इन कॉम्प्लेक्स के बीच में कुछ कैरियर भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं। जैसे हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसका नाम होता है यूबिक्विनोन। इसका नाम होता है यूबिक्विनोन, इसे कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। ये यूबिक्विनोन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ही पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स 1 पे जब NADH डिहाइड्रोजिनेज से H को निकाला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ये कैरी करता है कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन और इसको पहुंचाता है कॉम्प्लेक्स 3 में। यूबिक्विनोन नाम का जो कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन यूबिक्विनोन जो होता है, जो बीच का मोबाइल कैरियर है, जो कि बीच का कैरियर है, ये जो कैरियर होता है ये लिपिड का बना हुआ, ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता। अब हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनोन के थ्रू ही पहुंचते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में हम बात करें तो एक और कैरियर होता है, इसे बोलते हैं मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है लेकिन आउटर साइड में लगा होता है। कैसे होता है अभी आपको मैं इसके एनसीईआरटी के फिगर में दिखाऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के बीच में यहाँ पे एक और कैरियर होता है, इसका नाम होता है साइटोक्रोम C। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं है, ये कैरियर के फॉर्म में है और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स 4 से 5 में नहीं होता, वो कैसे होता है इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमको दो मोबाइल कैरियर मिल चुके हैं, एक मिल चुका है हमको यूबिक्विनोन और दूसरा मिल चुका है हमको साइटोक्रोम C। यूबिक्विनोन जो बताया मैंने मेम्ब्रेन पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और साइटोक्रोम C जो होता है ये मेम्ब्रेन पे ही होता है लेकिन आउटर साइड में होता है, टुवार्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइड में होता है। अब मैं इन सारी चीजों को आपको एनसीईआरटी के फिगर में दिखाऊंगा, वहां समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी में अलग तरीके से फिगर बनाया गया है। आइए देखते हैं कि जो है एनसीईआरटी में कैसे समझ सकते हैं इसको हम लोग। एक मिनट, ये चैप्टर मैंने खोल रखा है और ये एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे पॉइंट वो लिखे हुए हैं। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें जो है रिलीज करना है, यूटिलाइज करना है जो एनर्जी स्टोर्ड है NADH प्लस H+ और FADH2 में, और ये तब होता है, ये तब पूरा होता है, दिस इज accomplished when they are oxidized through electron transport system and the electrons are passed on to the O2 resulting in the formation of H2O। तो ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फाइनली और O2 के पास पहुंचते हैं, फॉर्मेशन होता है वाटर का। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एनसीईआरटी में बना हुआ है उसका फिगर आ चुका है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस तरफ है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आइए समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो है NADH प्लस H+। कहां से मिला है ये मिला है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से। ये NADH प्लस H+ आएगा कॉम्प्लेक्स 1 के पास। ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास ही क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 के पास ही इसके लिए एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब जब ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा तो NADH डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम इसके H को रिमूव कर देगा, क्योंकि इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज। इसके H निकल जाएंगे तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके जो H हैं वो अंदर मूव करेंगे
और वो H जो इसके निकलेंगे वो दोनों H प्लस आयन आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये आ चुके हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जिसे हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 4H प्लस लिखे हुए हैं, बताऊंगा अभी मैं कैसे 4H प्लस आए हैं। तो यहाँ पे इसके दोनों H प्लस आयन इधर ट्रांसफर हो गए हैं। अब जो FMN है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये जो है इन इलेक्ट्रॉनों को लेगा, लेकिन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहता है कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मैं तो H के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेता हूं। तो जब ये H के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो ऐसे केस में यहाँ पे इस मैट्रिक्स ऑफ पाइरोग्राम में पहले से H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में यहाँ से जो H प्लस आयन जो है मूव कर जाएंगे कहाँ पे, इस FMN के पास। ये FMN जो है FMN रिड्यूस हो जाएगा, FMN H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा H लेने के बाद। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर करेगा FeS के पास, तो इसके जो दोनों H प्लस हैं ये फ्री हो जाएंगे और वो दोनों H प्लस आयन इस तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो 2 H प्लस आयन यहाँ से आए और 2 H प्लस आयन यहाँ से आए, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 H प्लस आयन हो गए। वास्तव में मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया, वास्तव में ये जो है एक थ्योरी है जो है, इसके बारे में बात करें तो ये केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बेस पे कही गई हाइपोथेसिस है, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो वास्तव में नई जो एडवांस इसकी जो थ्योरी आई है, एडवांस मॉडर्न हाइपोथेसिस जो इसकी आई है, वो ये कहती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो कि रिलीज होती है -12 किलो कैलोरी एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे जो प्लस आयन ट्रांसफर होते हैं वो 4H प्लस आयन ट्रांसफर होते हैं। दो तो ए वाला ट्रांसफर हो गए और 2 मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से और ट्रांसफर हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से आप याद करें, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी -12 किलो कैलोरी 4H प्लस आयन ट्रांसफर्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ऐसे आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे याद कर लीजिए कि 2 ए वाले निकल गए, 2 यहाँ से और निकल गए, तो 4H प्लस आयन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। आगे इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जब पहुंचते हैं तो यूबिक्विनोन कहता है कि मैं भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, मैं तो हाइड्रोजन कैरियर हूं, मुझे भी हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बार फिर से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इसके पास भी 2 H प्लस आयन ट्रांसफर किए जाते हैं। जब 2 H प्लस आयन यूबिक्विनोन के पास ट्रांसफर किए जाते हैं तो यूबिक्विनोन जो है, यूबिक्विनोन H लेने के बाद यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है क्विनोन यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर जब H आ जाएगा तो ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा COH, इस तरीके से। तो ये यूबिक्विनोन जो है यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो H प्लस आयन यहाँ पे आए हैं ये यूबिक्विनोन के पास है। अब यूबिक्विनोन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे देगा साइक्लोम थर्ड को। इलेक्ट्रॉनों में से दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देगा। एक इलेक्ट्रॉन वास्तव में इस साइकिल में यूज हो जाएगी, इसे बोलते हैं क्विनोल साइकिल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्विनोल साइकिल में यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक ही इसका आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो इसके 2 H है वो जब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा तो वो दोनों H जो है वापस कॉम्प्लेक्स थर्ड से इस तरफ आ जाएंगे। किस तरफ आ जाएंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे 2 H प्लस आयन और आ गए। अब हम बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइक्लोम B से लेकर साइक्लोम C1 तक जो मैंने भी आपको करवाया था वहां पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं, और अब इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं इधर। तब तक हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेकंड पे FADH2 आएगा। FADH2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड पे आएगा। FADH2 जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या इसका नाम है FADH2 डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? FADH2 के H प्लस आयनों को हटा देगा और FAD में कन्वर्ट कर देगा, FAD प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब जो यहाँ पे FAD में कन्वर्ट कर दिया इसने FADH2 को, इसके H प्लस आयन रिमूव हो गए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेकंड आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है यहीं तक है। इसका मतलब जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ये H प्लस आयनों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। कहां पे? इन द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो फिर क्या होगा? तो ये ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट H प्लस आयनों को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे FAD FeS से होते हुए यूबिक्विनोन के पास पहुंचेंगे। यूबिक्विनोन एक बार फिर से कहेगा कि मुझे तो H प्लस आयन चाहिए। यूबिक्विनोन H प्लस आयनों को लेगा और यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार फिर से जो है एक इलेक्ट्रॉन को आगे दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और इसके दोनों H प्लस आयन कॉम्प्लेक्स थर्ड से इस तरफ आ जाएंगे। ये और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 H प्लस आयन ट्रांसफर हो गए हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड से। अब इसके लिए जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है
इस यहाँ पे -10 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पे भी जो है 4s+n ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो आप उस थ्योरी को याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इधर से भी इधर से भी। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है इलेक्ट्रॉनों को देगा कॉम्प्लेक्स 4 को, तो कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉनों को देगा, सेकंड को नहीं देगा क्योंकि सेकंड तो गया ही है, और वैसे भी सेकंड जो है ये F(2) के लिए है, तो कॉम्प्लेक्स 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेकंड में नहीं पहुंचेगा, वो सीधे थर्ड में आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड F(2) के लिए है, तो Na(2) वाले इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्यों जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें आगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C की हेल्प से कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचेंगे। साइटोक्रोम C जो है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि मेम्ब्रेन पे ही है लेकिन बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉनों को मोबाइल यानी मूव करके पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहले है कॉपर सेंटर A, फिर साइटोक्रोम A, A3 एंड कॉपर सेंटर B, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का इंतजार कर रहा है कोई बहुत दिनों से, बहुत टाइम से, बहुत दिन याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से आए हैं भाई। ग्लूकोज के तो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, DHAP, PGAL, 1,3 बाइपीजीए, 3 PGA, 2 PGA, 2 PEP, 2 पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस है। फिर 2 पायरुविक एसिड, 2 एस्टाइल कोएंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिला, फिर चलिए क्रेब्स साइकिल, C6IO अल्फा S2FMO, पूरा पढ़ा है क्रेब्स साइकिल मैंने आपको। उसके बाद इन सब सारी प्रोसेस से होते हैं बना है NADH+H+ FADH2। उनके इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पहुंचे हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचे हैं तो इनका इंतजार कर रही है कोई बहुत दिनों से, वर्षों से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहती है इलेक्ट्रॉन आ गए तुम, क्या कुछ तुम लेके नहीं आए। तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं लेके आए हैं ना। इलेक्ट्रॉन नहीं, एक बार फिर से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रॉन जो है H+ आयनों को ले लेते हैं और कंप्लीट H में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन से मिलने के बाद फिर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली H के फॉर्म में ऑक्सीजन को मिल गए और दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, इनके आंसू निकल आए, खुशी के आंसू निकल आए, मतलब पानी बन गया, वाटर बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर। लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है, ऑक्सीजन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का जो पाथवे है वो खत्म हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 के पास भी -6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से चूंकि इस बार काफी कम एनर्जी रिलीज हुई है, कहा -12 था, -10 था, फिर -6 हो गया, इसलिए इस बार 4s+ ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, इस बार सिर्फ 2s+ ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयनों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में से H+ आयन इधर ट्रांसपोर्ट होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा हो गया है, प्रोटॉन डिफरेंस पैदा हो गया है। अब ये प्रोटॉन डिफरेंस टूटेगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसके टूटने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के पास है F0F1 चैनल, F0F1 चैनल जिसमें F1 एज एटीपी सिंथेस एंजाइम तरह से काम करेगा, लिखा है एटीपी सिंथेस एंजाइम, और F0 काम करेगा एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। अब जो ये H+ आयन है वापस मूव करेंगे इस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की हेल्प से। ऐसे केस में जो F1 एटीपी सिंथेस एंजाइम है इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, इसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। उसकी वजह से इसमें जो है स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट कर देगा एडीपी को एटीपी में। हमारी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2 H+ आयनों के ट्रांसफर होने से यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है एक एटीपी का, लेकिन नई एनसीईआरटी में बता दिया है, क्लियरली बता दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे है कि 4 H+ आयन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ऐसे केस में 4 H+ आयनों की हेल्प से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है इस तरह से। अब एक NADH+H+ के लिए यहाँ पे 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH2 के लिए 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। हालांकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ अलग कहती है, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो कहती है कि एक 4 H+ आयनों के ट्रांसफर से एक एटीपी बनती है और एक NADH2 से एक NADH+H+ से 3 एटीपी बनती है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहती है कि 3 नहीं बनती, 2.5 बनती है। तो वो हमें रखना नहीं, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से एटीएस चलती है।
अब ईटीएस में जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वो क्या पूछ सकते हैं? ईटीएस में जो भी बताया था मैंने, कॉमन क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बता दिया था मैंने आपको कि लॉस्ट इलेक्ट्रॉन स्पेक्टर कौन सा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। The presence of oxygen is the vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system। तो ऑक्सीजन का जो रोल है बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हाइड्रोजन को H+ आयनों को रिमूव कर रहा है सिस्टम से, इसलिए हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और फास्फोराइलेशन जब हो रहा था लाइट एनर्जी, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पर लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए। फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, वहां पर लाइट एनर्जी गिर रही थी फोटोसिंथेसिस में, तब जो है यहाँ पे प्रोटॉन डिफरेंस पैदा हो रहा था, H+ आयन इकट्ठा हो रहे थे कहीं पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रेस्पिरेशन में ये एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जो कि बार बार इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप ड्यू टू, कैसे, तो बताएंगे ड्यू टू रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अगला, अब यहाँ पे जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे NADH+H+ और FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसकी वजह से एटीपी बन रही है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हो रहा है ड्यू टू एटीपी फॉर्मेशन इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब फास्फोरस का ऐड होना, यानी कि एटीपी का बनना कह सकते हैं लोग। तो ये हमारे सामने जो है पुरानी एनसीईआरटी का फिगर बना हुआ है। यहाँ पे जो है थ्योरी में तो 4H+ आयन लिखा हुआ है, थ्योरी में तो यहाँ पे 4H+ आयन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2H+ आयन लिखा हुआ है, इसको 4H+ कर देंगे तब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमें याद रखना है, एक NADH+H+ से बनेंगे 3 ATP और एक FADH2 से बनेंगे 2 ATP, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे है वो NADH रहेगा तो क्या आएगा, FADH रहेगा तो क्या आएगा, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ये पढ़ रहे थे, अगर हमारे पास NADH+H+ है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे होगा वो क्या होगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स 1 जो कि NADH डिहाइड्रोजनेज है, कॉम्प्लेक्स 1 आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड तो FADH2 के लिए था। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से क्या आएगा, साइटोक्रोम C आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 आएगा। एग्जाम में हो सकता है इसको ओपन करके पूछ दे क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे FMN, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, FMN NADH डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम B2C1, बीच में FES भी ऐड कर सकते हैं, B2C1 साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर कॉम्प्लेक्स 4 पे क्या आएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, पहले क्या आएगा कॉपर सेंटर A, फिर क्या आएगा साइटोक्रोम A, फिर क्या आएगा A3, फिर क्या आएगा कॉपर सेंटर B, और क्या बोलते हैं इसे, और क्या इसे बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिर क्या आएगा, बस हो गया। ये हमें पाथवे याद करना है। अगर हमसे कहता है कि NADH एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये हमें बीच में ये है और यहाँ पे ये है, और साइटोक्रोम B2C1 ये बीच में मॉल करियर था, ये हो गया हमारे पास। अगर हमसे कहता है कि FADH2 एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है या FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का पाथवे क्या होगा। अगर हमसे ये कहता है तो हम क्या बोलेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेकंड से बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से जाएगा यूबिक्विनोन, फिर जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर साइटोक्रोम C, फिर कॉम्प्लेक्स 4। ये फिर से हम इसको ओपन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जहां पर लिखेंगे FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B2C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 टू कॉपर सेंटर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का पाथ एग्जाम में पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।